हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2020 के रेस्पेक्ट में एलन आपके लिए कुछ टॉपिक की रैपिड रिवीजन क्लासेस चला रहा है। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं प्लांट डाइवर्सिटी को। आज हम प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिटी एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। टेक्निकली इस वर्ड की जगह हम यूज करते हैं टेक्सोनॉमी। तो आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of living organism in a particular area is called taxonomy. Means किसी particular area में मिलने वाले living organism की स्टडी टेक्सोनॉमी कहलाती। अगर प्लांट की स्टडी करेंगे तो इसे हम प्लांट टेक्सोनॉमी बोलेंगे और एनिमल की स्टडी करेंगे तो इसे हम एनिमल टेक्सोनॉमी बोलेंगे। बात यह आती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एंटर होने के बाद हम ऐसा क्या करें जिससे हमें पता चले कि हमने उस एरिया की टेक्सोनॉमी की स्टडी कर दी। तो अब बात करते हैं बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम जनरल कैरेक्टर्स को नोट करते हैं। सेकंड पॉइंट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग करते हैं। जो कैरेक्टर हमने नोट किए हैं उन्हीं कैरेक्टर को बेस बना के हम उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिससे हम इजीली उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकें, लर्न कर सकें, रिमेंबर कर सकें। अगर किसी भी एरिया में एंटर होने के बाद अगर हम इन तीनों पॉइंट को सिस्टमेटिकली कवर कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया की टेक्सोनॉमी की स्टडी कर ली। इसी सीक्वेंस में बात करते हैं सिस्टमेटिक्स की। सिस्टमेटिक्स में क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ही कवर करते हैं, लेकिन इन तीनों पॉइंट को कवर करने के लिए हम काम में लेते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बार्क, इन्फ्लोरेसेंस। जब इन सब को बेस बना करके हम इन तीनों पॉइंट को कवर करें तो हम कह सकते हैं कि हमने उस एरिया की सिस्टमेटिक्स की स्टडी कर दी। इसी सीक्वेंस में आगे है न्यू सिस्टमेटिक। न्यू सिस्टमेटिक्स में इन तीनों पॉइंट्स को कवर करने के लिए हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर को बेस बनाते हैं। एक्सटर्नल जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बार्क, इन्फ्लोरेसेंस। और इंटरनल कैरेक्टर में हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को। इसी सीक्वेंस में आगे बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। जब इन तीनों पॉइंट्स को कवर करने के लिए हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को बेस बनाए जैसे क्रोमोसोमल नंबर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीजें, तो उसे हम कहेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। इसी सीक्वेंस में आगे कीमोटैक्सोनॉमी। व्हेन टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। प्लांट में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जिनको बेस बना करके हम इन तीनों पॉइंट को कवर कर सकते हैं जैसे टैनिन, कैफीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एल्केलॉइड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड वगैरह वगैरह करके। अब टैक्सोनॉमी में सेकंड पॉइंट है नोमेनक्लेचर। नाम देने के काफ़ी सारे रूल हैं। हम सबसे अच्छा मानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को। 1961 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को और अच्छे से दुनिया के सामने रखने के लिए ICBN को लिखा गया। ICBN की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इस बुक के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को लिखने के कुछ रूल्स दिए गए। उन कुछ रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला रूल था in binomial nomenclature system each and every organism have one name with two component, one is generic name, another is specific epithet. जैसे एक नाम है Solanum tuberosum, it is a name of species. आपको बता दूं name of species always and always consist of two word, one is generic name, another is specific epithet. जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे आप मेरे सामने जब सोलेनम बोलते हैं तो मेरे दिमाग में कोई इमेज नहीं आती, सर्टेन कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होगा, एनुअल प्लांट होंगे, सारे हर्ब होंगे, ओव्यूल 45 डिग्री पर टिल्ड होगा, सॉइलअप होगा। ऐसे स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये वो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है जिससे हमें उस स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर किसी भी स्पीशीज का नाम दो वर्ड से मिलकर के बना है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ कैरेक्टर वाइल स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर होता है जिससे उस स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। सेकेंड रूल है जब भी हम किसी भी प्लांट का नाम लिखेंगे तो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। देखें आप, यहां पर एक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। थर्ड है व्हेन रिटन फ्री हैंड और टाइप
तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब हम इन्हें प्रिंट करते हैं तो इन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं। सेपरेटली अंडरलाइन करना या इटैलिक्स में लिखना इनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन ओरिजिन? साइंटिस्ट बोलते हैं नाम हम किसी भी भाषा में दें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, किसी भी भाषा में हम नाम दें, उस नाम का लैटिनाइजेशन होना जरूरी है, इसीलिए इन्हें अंडरलाइन किया जाता है या इटैलिक्स में लिखा जाता है। इसी तरह से प्लांट के नाम के बाद, जैसे मेंजिफेरा इंडिका के बाद लिखा है लिन, लिन क्या इंडिकेट कर रहा है? इस साइंटिस्ट ने इस प्लांट को डिस्क्राइब किया था, इसलिए प्लांट के नाम के बाद साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखा जाता है। नाम देने के लिए हम दो लैंग्वेज काम में लेते हैं, लैटिन और ग्रीक, जिसमें लैटिन फर्स्ट प्रायोरिटी है और ग्रीक सेकंड प्रायोरिटी होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना, जिससे हम उसे लर्न कर सकें, रिमेंबर कर सकें, इंटर रिलेशनशिप की स्टडी कर सकें। काफ़ी सारे टाइप के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके सामने हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर बेस्ड होता है। सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ह्यूमन यूजेस पर। ह्यूमन ने अपने यूजेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरी बनाई। जैसे ऑयल देने वाले प्लांट के लिए ग्रुप बनाया ऑयल यील्डिंग प्लांट, मेडिसिन वाले को बनाया मेडिसिन यील्डिंग प्लांट। तो ह्यूमन यूजेस के बेसिस पर या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 1 और 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये 1 या 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर वेजिटेटिव भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल में पहला है नेचुरल फॉर्मल। नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंप्लीट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कंप्लीट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोले तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बार्क, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह वगैरह। जब कंप्लीट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ में हम जब फाइलोजेनी की स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुल मिलाकर के सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कंप्लीट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस बनाते हुए ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्डर में अरेंज करना जिस ऑर्डर में वो अर्थ पर आया। जो पहला है उसे पहले और जो बाद में आया उसे बाद में रखें। इसे बोलते हैं नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और यही क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कंसिडर है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखने के लिए साथ साथ उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश किया जाता है। इसी तरह से न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये क्लासिफिकेशन करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हुए हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की। तो आपको बता दूं 7 मेन ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती है जिनका इस्तेमाल करना जरूरी है। नहीं लिखी, गलत लिखी या कम लिखी तो आपका क्लासिफिकेशन गलत होगा। ये 7 मेन ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है: किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये कैटेगरी है। इन कैटेगरी के सामने आते हैं ग्रुप। जैसे किंगडम के सामने है प्लांटी, डिवीजन के सामने एंजियोस्पर्मी, क्लास के सामने डाइकोटिल्डनी, ऑर्डर के सामने स्पेंडेल्स, फैमिली के सामने एनाकार्डियेसी, जीनस के सामने मेंजिफेरा और स्पीशीज के सामने मेंजिफेरा इंडिका। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज तो हो गई कैटेगरी। इनके सामने आने वाले ग्रुप जैसे प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिल्डनी, स्पेंडेल्स, एनाकार्डियेसी, मेंजिफेरा, मेंजिफेरा इंडिका, दे ऑल आर टैक्सा। सिंगुलर होता है टैक्सोन। तो ग्रुप इंक्लूडिंग इन टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन। इन 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आपको बता दूं किंगडम बिगेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है, स्पीशीज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है। इसे हम बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। मोटे तौर पर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करें तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब हम किंगडम से स्पीशीज की ओर आते हैं तो कैरेक्टर मोर स्पेसिफिक होते हैं। कैरेक्टर का मोर स्पेसिफिक होना सीधे तौर पर कहलाता है कैरेक्टर लेस जनरल हो रहे हैं। इसी तरह से जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो कैरेक्टर लेस स्पेसिफिक होते हैं, इट मींस कैरेक्टर मोर जनरल हो रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक लाइन ऐड की है इसके अंदर कि जब हम किंगडम से स्पीशीज की ओर आते हैं तो कैरेक्टर मोर कॉमन होते हैं, और इसी तरह से जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो कैरेक्टर लेस कॉमन होते हैं। हो सकता है इस साल इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। एक टैक्सोन एक कैटेगरी को दिखाता है, एक कैटेगरी एक रैंक स्टेप यूनिट को दिखाता है। टैक्सोन क्या है? प्लांटी। कैटेगरी क्या है? किंगडम। इसी तरह से क्या एक अकेला टैक्सोन भी रैंक स्टेप यूनिट को दिखाता है? हाँ। एक अकेली कैटेगरी भी रैंक स्टेप यूनिट को दिखाती है? हाँ। और टैक्सोन प्लस कैटेगरी भी एक रैंक स्टेप यूनिट को दिखाते हैं। कुल मिलाकर के आप एक टैक्सोन बोलेंगे तो भी वो एक रैंक स्टेप यूनिट को दिखाएगा,
आप एक कैटेगरी बोलेंगे तो भी वो रैंक स्टेप यूनिट को दिखाएगा, और आप टैक्सोन प्लस कैटेगरी दोनों बोलेंगे तो भी वो एक रैंक स्टेप यूनिट को दिखाएगा। जैसे मैं आपके सामने बोलूं सिर्फ प्लांट टी, आपको पता है प्लांट टी एक किंगडम होता है और ये फर्स्ट नंबर की रैंक होती है। अकेला प्लांट टी बोलने से भी पता चलता है ये एक फर्स्ट नंबर की रैंक स्टेप यूनिट है, अकेला किंगडम बोलने से भी पता चलता है ये फर्स्ट नंबर की रैंक स्टेप यूनिट है, और किंगडम प्लांट टी बोलने से भी पता चलता है ये फर्स्ट नंबर की रैंक स्टेप यूनिट है। इसी सीक्वेंस में एक बहुत अच्छी बात सामने ये आती है कि बहुत सारी स्पीशीज मिलकर के जीनस बनाती हैं, जीनस मिलकर के फैमिली बनाती है, फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाती है, क्लास मिलकर के फाइलम या डिवीजन, और फाइलम डिवीजन मिलकर के किंगडम बनाती है। एनसीईआरटी में इसको दो तरह के एग्जाम्पल से समझाया गया है, प्लांट के और एनिमल के। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पीशीज के बारे में बात करें। स्पीशीज क्या होती है? फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टर रखने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, ये 3 अलग अलग स्पीशीज है जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, तो ये मिलकर के एक जीनस बनाते हैं जिसका नाम है सोलेनम। आपको बता दूं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, जीनस कंपेराइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जैसे सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, ये 3 अलग अलग स्पीशीज मिलकर के एक जीनस बनाती हैं जिसका नाम है सोलेनम। सोलेनम पिटूनिया धतूरा, ये 3 जीनस मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी कॉन्वोल्वुलेसी मिलकर के एक ऑर्डर बनाते हैं जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स स्पेंडियल्स मिलकर के एक ऑर्डर बनाते हैं जिसका नाम है क्लास बनाते हैं जिसका नाम है डाइकोटिल्डनी। डाइकोटिल्डनी मोनोकोटिल्डनी मिलकर के एक डिवीजन बनाते हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट मिलकर के किंगडम बनाते हैं जिसका नाम है प्लांटी। इसी तरह से एनिमल में एक एनिमेलिया के अंदर 2 फाइलम है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। अब देखो कॉर्डेट बहुत सारी क्लासेस से मिलकर के बना है, मेमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अब मेमेलिया की बात करें तो ये 2 ऑर्डर से मिलकर के बना है, प्राइमेटा, कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर फैमिली आती है फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी के अंदर जीनस आते हैं पैंथरा और फेलिस, और पैंथरा के अंदर स्पीशीज आती है पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं तो जीनस बनता है, जीनस मिलते हैं तो फैमिली बनती है, फैमिली मिलती है तो ऑर्डर बनता है, ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास बनती है, क्लास मिलती है तो फाइलम या डिवीजन बनता है, और फाइलम या डिवीजन बनते हैं तो किंगडम बनता है। इसी सीक्वेंस में आगे बात करें तो यह है टैक्सोनोमिक ऐड। टैक्सोनोमिक ऐड में सबसे पहला नाम आपके सामने हर्बेरियम। हर्बेरियम को प्यार से ड्राई गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हर्बेरियम क्या है? ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। प्लांट को सुखाकर, दबाकर, प्रिजर्व करके शीट पर रखा जाता है। इस शीट की पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड साइज है 11.5 × 16.5। हर्बेरियम टैक्सोनोमिक स्टडीज में क्विक रेफरल सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी प्लांट की तुरंत अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो काम में आते हैं हर्बेरियम। इसी तरह से बॉटनिकल गार्डन, जिन सारे प्लांट्स को आपने डेड, ड्राइड और प्रिजर्व फॉर्म में देखा था हर्बेरियम में, उन सारे प्लांट को अगर आपको लिविंग फॉर्म में देखना हो तो बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन प्लांट को लिविंग फॉर्म में रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसी तरह से म्यूजियम होते हैं। आपके स्कूल और कॉलेज के अंदर स्टैब्लिश की गई बायो की लेबोरेटरी को हम म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम के अंदर प्लांट और एनिमल्स को प्रिजर्वेटिव के अंदर डाल करके रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क है। जिन सारे एनिमल्स को आपने डेड फॉर्म में या प्रिजर्व फॉर्म में म्यूजियम में देखा है, उन एनिमल्स को अगर आपको लिविंग फॉर्म में देखना हो तो आप जाएं जूलॉजिकल पार्क में। जूलॉजिकल पार्क में ह्यूमन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वाइल्ड एनिमल्स को उनकी स्टडी के लेने के लिए, उनके फूड हैबिट, उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए रखा जाता है। आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की प्लांट और एनिमल्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर बेस्ड है। टैक्सोनॉमी की का इस्तेमाल करके हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। 2 स्टेटमेंट होते हैं, इन 2 स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कपलेट। खास बात, ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड लीड। इस तरह से ये एक लीड है, तो 2 लीड मिलकर के एक कपलेट बनाते हैं, और ये कपलेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से मिलकर के बनता है। की खास बात है, कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर में एनालिसिस कर करके बनाई जाती है। कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं होता जो सब में अवेलेबल हो। यहां पर कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी में ना हो। टैक्सोनॉमी की के अंदर वही कैरेक्टर लिए जाते हैं जो कुछ मेंबर्स में हो और कुछ में ना हो। आगे बात करते हैं कैटलॉग। एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें बॉटनिकल टाइटल्स की बुक के नेम, फुल नेम, ऑथर का नाम और उनके पब्लिकेशंस के नेम होते हैं। इसी तरह से फ्लोरा, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा। मैनुअल,
किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस टूल को हम काम में लेते हैं उसे बोलते हैं मैनुअल। मोनोग्राफ किसी भी एक टैक्सोन पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ होती है। अब बात करते हैं आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने के लिए उन्होंने मेनली 5 क्राइटेरिया काम में लिए, जो थे सेल स्ट्रक्चर, इसे हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। सेल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पर उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इनके बिहार पर उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई थी, यूनिसेलुलर की और मल्टीसेलुलर की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर उन्होंने फोकस किया, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। इसी तरह से रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात की। आर.एच. विटेकर की सबसे फेमस स्कीम थी बैलून स्कीम। इस बैलून स्कीम को उनके क्राइटेरिया के 5 कैरेक्टर को काम में लेते हुए बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गन पर जो कैरेक्टर लगाया वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पर उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और सबसे पहले जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 पार्ट में डिवाइड हुए तो उन्होंने अपना एक किंगडम एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा मोनेरा और बोला ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। अब अर्थ पर बच गए यूकैरियोट। यूकैरियोट के ऊपर उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लगाया, वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम के बेसिस पर ऑर्गेनिम 2 टाइप के होते हैं, या तो वो सिंपल होंगे या वो कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने यूकैरियोट के ऊपर दूसरा कैरेक्टर लगाया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम, और ये 2 पार्ट में कैटेगराइज हुआ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसी तरह से यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए उन्होंने एक किंगडम एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब अर्थ पर बच गए मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इसके ऊपर उन्होंने तीसरा कैरेक्टर लगाया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ थे उनको रखा किंगडम प्लांटी में, और जो हेटरोट्रॉफ थे, हेटरोट्रॉफ की नेचर को देख करके यदि वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो फंजाई में और इंजेक्शन कर रहे हैं तो एनीमिलिया में। इस तरह से इन कैरेक्टर को काम में लेकर के आर.एच. विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गन को 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया। अब इस बैलून स्कीम के अंदर ये तीर के निशान क्या दिखा रहे हैं, तो ये तीर के निशान इवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। इस इवोल्यूशन को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है। विटेकर का ऐसा मानना था इस अर्थ पर सबसे पहले आए मोनेरा, उसके बाद में आए प्रोटिस्टा, उनके बाद में प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया, तीनों साइमल्टेनियसली इस अर्थ पर डेवलप हुए। देखिए, विटेकर की बात को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो हम मानते हैं कि इस अर्थ पर सबसे पहले आए प्रोकैरियोट, इसलिए मोनेरा। प्रोकैरियोट के बाद में आया यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसलिए प्रोटिस्टा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट के बाद में आया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, इसमें प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया है। तो इसका मतलब विटेकर की बात बिल्कुल सही है। ये विटेकर की स्कीम थी जिसके हिसाब से ऐसा माना गया कि सबसे पहले आए मोनेरा, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में प्लांटी, फंजाई, एनीमिलिया, तीनों साइमल्टेनियसली इस अर्थ पर आए। अगर आपसे पूछा जाए कि विटेकर के फाइलोजेनी ट्रैक के हिसाब से किस किंगडम की पोजीशन इंटरमीडिएट की है, तो उसका सही जवाब है प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा इधर प्रोकैरियोट से जुड़ा है, उधर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट से जुड़ा है। विटेकर के क्लासिफिकेशन की खास बात थी कि विटेकर के क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस को कहीं कोई जगह नहीं दी गई। आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। अब इन एक एक करके किंगडम के बारे में बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला किंगडम आपके सामने है, किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया, ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडिंग किंगडम प्रोटिस्टा। आपको यह भी बता दूं, इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एकमात्र बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, इसलिए किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को सोल मेंबर बोला गया है, क्योंकि बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो मोस्टली 4 टाइप के बैक्टीरिया सामने आते हैं। पहला कोकस, स्फेरिकल होते हैं, दूसरा बेसिलस, रॉड शेप होते हैं, तीसरा स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप होते हैं, और चौथा कोमा। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है ज्यादा टाइप की केमिकल रिएक्शंस का होना। बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक नेचर एक्सेप्शन नहीं है, माइनॉरिटी है।
कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं, एक्सेप्शन नहीं। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरिया के पास में दो तरह का एनर्जी सोर्स है। जो बैक्टीरिया लाइट एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप, और जो बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। आपको बता दूं, सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल सीधे अपने मेटाबॉलिज्म में करते हैं। बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इन्हें कीमो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप होते हैं। हेटरोट्रॉप में दो कैटेगरी हमारे पास में है। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉप, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट। यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करूं तो एक डायग्राम आपके सामने है। सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स यदि लूज है तो ये स्लाइम लेयर कहलाती है, और यदि ये टाइट है, टफ है, तो ये कैप्सूल कहलाती है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे सेल वॉल होती है। आपको बता दूं, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों को मिलाकर के हम सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट या सेल एनवलप के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बैक्टीरिया का सेल एनवलप या सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट किसकी बनी होती है, तो जवाब है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स की जगह कैप्सूल या स्लाइम लेयर दोनों में से कोई एक आ जाए तो भी बात सही है। इसके ठीक नीचे साइटोप्लाज्म होता है। आपको बता दूं, यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, इसलिए इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। इसके सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मीजोसोम्स बनते हैं। ये मीजोसोम्स सेल रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होते हैं। इसके अलावा यू बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला तीन चीज से मिलकर के बनता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसी तरह से आउटर साइड पर एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई के दो टाइप होते हैं, लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई होती है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करती है, जो शॉर्टर पिलाई होती है वो अटैचमेंट में हेल्प करती है। आपको बता दूं, बैक्टीरिया में मूवमेंट सिर्फ फ्लैजेला की मदद से होता है, पिलाई की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता है। रीजन, बिकॉज पिलाई इज मेड अप ऑफ पाइलीन प्रोटीन, और पाइलीन प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। पिलाई इज मेड अप ऑफ पाइलीन प्रोटीन विच इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसके अलावा इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज होती है, जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स जो कि बीजीए में मिलते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंक्लूजन बॉडी है। इन इंक्लूजन बॉडीज की खास बात होती है कि इंक्लूजन बॉडीज के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। नोट की बात करें तो गैस वैक्यूल, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन मेथड इन बैक्टीरिया बाइनरी फिजन। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन, बैक्टीरिया को जब हाईली अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना होता है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जबकि कॉमन मेथड बाइनरी फिजन होता है। इसके अलावा बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। नाम से पता चल रहा है जेनेटिक का मतलब जीन, रिकॉम्बिनेशन मतलब ट्रांसफर। जब एक सेल से दूसरी सेल में जीन का ट्रांसफर होता है तो इसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरीके से होता है। पहला, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जीन का ट्रांसफर सराउंडिंग से होता है, आउटर एनवायरनमेंट से। जैसे ये बैक्टीरिया है तो बाहर से जेनेटिक मटेरियल आता है, डीएनए। इसी तरह से दूसरा प्रोसेस है ट्रांसडक्शन, जीन का ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वायरस, और ये वायरस होता है बैक्टीरियोफाज। थर्ड है कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से जीन का ट्रांसफर होता है। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने के काम आते हैं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में काम आते हैं, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आते हैं। इसके अलावा ये डिजीज कॉज करते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है क्योंकि वो इनिशियली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ग्रुप को बिलोंग करती है, जबकि विटेकर ने प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी
इसलिए उन्हें नाम दिया साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एक ही ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हम चुनेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसा कि मैंने बताया एक ही ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग नाम। एक्वेटिक होती है, फ्रेश वाटर है, मेराइन है, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल भी होती है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस होती है। इनके पास में क्लोरोफिल ए होता है। आपको बता दूं ये क्लोरोफिल ए सिमिलर टू हायर प्लांट, जो हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है उसके जैसा होता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको बता दूं फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑन आवर अर्थ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया। ये एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। नॉस्टॉक का डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है। नॉस्टॉक के अंदर हेट्रोसिस्ट होता है। ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है नॉस्टॉक एनाबिना के अंदर। इनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो इन्हें पानी में सड़ने गलने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉस्टॉक एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग दोनों फॉर्म में शो करते हैं। आपको बता दूं नॉस्टॉक एनाबिना इज ए नेम ऑफ जीनस। इनकी अलग अलग स्पीशीज होती है। जो सिम्बायोटिक होगी वो परमानेंट सिम्बायोटिक होगी, जो फ्री लिविंग फॉर्म में होंगे वो परमानेंट फ्री लिविंग फॉर्म में होंगे। आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से अलग होता है क्योंकि इनकी डिफरेंट सेल वॉल होती है। सारे के सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इसी तरह से इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी फर्क होता है। बाकी अदर बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिंपल लिपिड की बनी होती है या नॉन ब्रांच लिपिड की बनी होती है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया की ब्रांच लिपिड की बनी होती है। एआईपीएमटी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, तो उसका आंसर सेल मेम्ब्रेन गया था। दे लिव इन हार्श हैबिटेट, काफी हार्श हैबिटेट में ये मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया के अंदर हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर थर्मोसिडोफिल्स, इसके अलावा मार्शी एरिया और गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर मिलते हैं मेथनोजेंस। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। आपको बता दूं माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। बाकी सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है। किसी में पेप्टिडोग्लाइकेन की है, एक्सेप्शनली आर्कीबैक्टीरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड की है। एकमात्र प्रोकैरियोट ऐसे हैं माइकोप्लाज्मा जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन के नाम से जानते हैं। आज तक इस दुनिया की सबसे छोटी डिस्कवर सेल अगर कोई है तो वो है माइकोप्लाज्मा। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, ये प्लांट और एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। खास बात माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए कभी भी उन एंटीबायोटिक को काम में नहीं लिया जाता जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पर अटैक करती हैं, क्योंकि साइट ऑफ एक्शन नहीं है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। इसलिए पेनिसिलिन के लिए ये रेसिस्ट होते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। खास बात बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। कोई भी किंगडम बनाया जाता है या कोई भी ग्रुप बनाया जाता है तो उस ग्रुप के अंदर रखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर पूरा किंगडम बनाया। कहा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसलिए किसी दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से जो प्लांट है व्हिटेकर के हिसाब से वो प्रोटिस्ट है। इसलिए बोला गया बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक, पानी के अंदर मिलते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर लिविंग प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। थोड़ी देर पहले हमने आर.एच. व्हिटेकर की बैलून स्कीम के बाद इवोल्यूशनरी ट्रैक की बात की थी, तो मैंने आपको बताया व्हिटेकर के हिसाब से सबसे पहले आए मोनेरा, मोनेरा के बाद में आए प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से प्लांटी, फंजाई और एनिमल्स अर्थ पर आए। तो इस तरह से प्रोटिस्टा इन तीनों किंगडम के बीच में लिंक का काम करता है। प्रोटिस्टा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन इन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन हो, फ्यूजन हो और ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो। अगर इस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इसे हम सिनगेमी बोलते हैं। सिन का मतलब फ्यूज, गैमी का मतलब गैमेट, गैमेट का फ्यूजन सिनगेमी है। आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई। डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड,
एंड प्रोटोजोन्स, इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स की। डायनोफ्लैजेलेट को प्यार से प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजेला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके पास में 2 फ्लैजेला है। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि इनकी सेल वॉल प्लेट्स की बनी होती है। इसी वजह से इन्हें प्यार से आर्मर्ड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्लेटेड सेल वॉल की वजह से इनकी अपीयरेंस ऐसी आती है जैसे इन्हें इसी कवच के अंदर रखा गया है। कवच को बोलते हैं आर्मर्ड, इसलिए इन्हें प्यार से आर्मर्ड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी ट्रांसवर्स। ये फ्लैजेला आप देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरी ट्रांसवर्स है। ये यूनिक कैरेक्टर है डायनोफ्लैजेलेट का, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको इस तरह की फ्लैजेला नहीं मिलेगी। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला इस तरह से होती है। सिर्फ डायनोफ्लैजेलेट ऐसे हैं जिनमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्लैजेला देखने को मिलेगी। डायनोफ्लैजेलेट को मीसोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये है तो यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। आपको बता दूं, हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और अदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली का होना यूकैरियोट का कैरेक्टर है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के कैरेक्टर मिलने की वजह से इन मीसोकैरियोट्स कहते हैं। पिगमेंट की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल होता है। स्टोर फूड स्टार्च है। ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लुमिनेसेंस मतलब चमक। ये लिविंग फॉर्म में ग्लो करते हैं, इसलिए इन्हें नाइट लाइट या फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं। गोनियोलक्स रेड टाइड कॉज करता है। जिम्नोडीनियम और गोनियोलक्स वाटर ब्लूम भी कॉज करते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वाटर ब्लूम कॉज करते हैं, तो आंसर था साइनोबैक्टीरिया और डायनोफ्लैजेलेट। साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो भी वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। इसी तरह से डायनोफ्लैजेलेट भी वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। अब बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। आपको बता दूं, क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेन के बारे में हम बात करेंगे, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम एंड डेस्मिड्स दोनों को मिलाकर के क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर डायटम एंड डेस्मिड्स इंक्लूड किए गए हैं। इस ग्रुप के मेंबर की खास बात होती है, स्पेशली अगर डायटम को बेस बनाकर बात करें, तो इनकी जो सेल वॉल होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती है जिसे लीड ऑफ सॉप बॉक्स, साबुनदानी की डिब्बी के जैसे। ये देखो आप, ऊपर वाली वाल को बोलते हैं एपिथिका, नीचे वाली वाल को बोलते हैं हाइपोथिका। एपिथिका हाइपोथिका दोनों मिलकर के बनाती है सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल की खास बात होती है कि इनकी सेल वॉल के अंदर हैवी क्वांटिटी में सिलिका पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से इनके सेल वॉल को शेल या फ्रस्टूल के नाम से जानते हैं। तो डायटम की खास बात है कि इनकी सेल वॉल 2 हेल्प्स में मिलती है, और एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती है जैसे लीड ऑफ सॉप बॉक्स, साबुनदानी की डिब्बी के जैसी। दूसरी बात, इनकी सेल वॉल के अंदर हैवी क्वांटिटी में सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल का डीकम्पोजिशन नहीं हो पाता। इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, डीकम्पोज नहीं होती। कई सालों से डायटम्स पैदा हो रहे हैं, कई सालों से डायटम्स मर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन सिलिका की प्रेजेंस की वजह से इनकी सेल वॉल डिकम्पोज नहीं हो पाती और ऐसे कैसे जाके नीचे बैठ जाती हैं। कई सालों के अंदर इन सेल वॉल के जो डिपोजिशन इकट्ठा हुए उसे हम किसेलकर डायटोमियसाइड या डायटोमाइट्स के नाम से जानते हैं। ह्यूमन को जब इस ह्यूज क्वांटिटी के बारे में पता चला, इन सेल वॉल डिपोजिट्स के बारे में पता चला, तो ह्यूमन इसे वहाँ से निकाल के लाया और अपने यूजेज में काम में लेना शुरू किया। जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है साउंड प्रूफिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में, स्टोन पॉलिशिंग में, और एज ए हीट इंसुलेटर इन स्टीम पाइप एंड बॉयलर्स में। तो सबसे बड़ी खास बात इनकी सेल वॉल की है। एक तो इनकी सेल वॉल 2 पार्ट में होती है, दूसरी बात इनके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में सिलिका होती है, जिसकी वजह से डिकम्पोज नहीं होती, और कई सालों के अंदर ये बड़ी बड़ी रॉक्स में कन्वर्ट हुई, जिन्हें हम किसेलगर डायटोमियस अर्थ या डायटोमाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। 2 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। स्टोर फूड ल्यूकोसिन एंड ऑयल होता है। मूवमेंट इस स्टोर फूड की वजह से होता है। आपको बता दूं, ऑल डाइटम्स आर इमोटाइल, सारे के सारे इमोटाइल होते हैं, इनमें सीलिया फ्लैजेला नहीं होती। लेकिन इनका जो स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड में भी जो फैट होता है, ये फैट इन्हें पानी में डूबने नहीं देता, और जिधर की तरफ हवा चलती है उधर की तरफ लहराते हुए चले जाते हैं। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। तो ये फ्लॉट पैसिवली, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। इनमें स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिसे हम ऑक्सोस्पोर के नाम से जानते हैं।
अब बात करते हैं यूग्लिनोफाइटा की। इसके अंदर यूग्लिनोइड्स के बारे में हम बात करेंगे। यूग्लिनोइड की खास बात होती है कि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो सारा की सारा जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। प्रोडक्शन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक प्रोटीनेस स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। पेलिकल की प्रेजेंस की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। पेलिकल इनकी पूरी बॉडी पर मौजूद होती है, लेकिन इनकी बॉडी के एपिकल पार्ट पर एक ग्रूव, एक कैविटी होती है जिसे हम रिजर्वायर के नाम से जानते हैं। इस रिजर्वायर में पेलिकल एब्सेंट होती है। यूग्लिनोइड मोस्टली फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब इन्हें सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ, और हेटरोट्रॉफ में भी दे बिहेव लाइक प्रीडेटर। ये अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को वाटर करंट के साथ इस रिजर्वायर में पकड़ते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करके उन्हें मारते हैं, खाते हैं और वेस्ट मटेरियल यहीं से बाहर निकाल देते हैं। तो ये रिजर्वायर इनके मुंह का काम करता है। कब? जब इन्हें सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ और उसमें भी प्रेडेटर। इसके अलावा इनमें फ्लैजेला की बात करें तो बता दूं, यूग्लिनोइड में फ्लैजेला का नंबर 2 होता है। एक लॉन्ग होती है, दूसरी शॉर्ट होती है। जो लॉन्ग फ्लैजेला होती है इसकी वजह से मूवमेंट होता है क्योंकि ये फंक्शनल है। जो शॉर्ट होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, इसका कोई काम नहीं। इसके अलावा इनमें स्टिग्मा मौजूद होती है, इसे हम आई स्पॉट भी बोलते हैं। इन्हें ऑप्टिमम लाइट और टेम्परेचर पर रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अपोजिट साइड पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। यूग्लिनोइड के पास सेल वॉल नहीं होती, तो सेल में इतना ज़्यादा पानी भी नहीं आना चाहिए कि सेल बस्ट हो जाए, और सेल में इतना कम पानी भी नहीं होना चाहिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना चले। इसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल जिसमें जियाजेंथिन होता है वो होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की खास बात होती है कि यूग्लिनोइड के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हायर प्लांट के जैसे होते हैं। दीज पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपेयर होता है, जितना खा सकते हैं उतना खाएंगे, बाकी का स्टोर करते हैं पैरामाइलम एंड फैट के अंदर। यूग्लिनोइड में न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड को हम मिक्सोमाइसेटिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक फॉल्स फंजाई है। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? डेड एंड डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग्स पर एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल उसको खाते हुए। स्लाइम मोल्ड की बॉडी को प्लाज्मोडियम बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड की खास बात होती है कि स्लाइम मोल्ड की वेजिटेटिव स्टेज नेकेड होती है। नेकेड मीन्स इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो स्पोर में ट्रू वॉल का फॉर्मेशन होता है। एग्जामिनेशन में काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहे हैं कि स्लाइम मोल्ड आर नेकेड व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग एंड व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। तो इसका आंसर है व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव वॉल, क्योंकि स्पोर के चारों तरफ वॉल होती है और इन स्पोर का डिस्पर्सल एयर करंट से होता है। ये स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड की बॉडी को प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इनके चारों तरफ स्लाइमी लेयर मौजूद होती है, इसलिए हम इन्हें स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं आरएच विटेकर के तीसरे किंगडम की। पहला हमने पढ़ा मोनेरा, दूसरा हमने पढ़ा प्रोटिस्टा। अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई मल्टीसेलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलर है, यूकैरियोट है और हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी रखने वाले। फंजाई की सबसे बड़ी खास बात ये, दे शो वेरी मच डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। डिफरेंट टाइप के माइसिलियम मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट मिलेंगे। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन नेचर शो करती है, इसी वजह से दे फाउंड एवरीवेयर, सब जगह पर ही मिलेगी। मोस्टली ये कहाँ पर मिलना पसंद करते हैं? दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर फंजाई अच्छे से ग्रो करती हैं। हेटरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, हेटरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं। अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी दो तरीके से रखी जा सकती है। यदि आप डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ, और अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं पैरासाइट। जब फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेती है तो दे एक्ट एज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन होते हैं? डीकम्पोजर वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को, जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करें आउटसाइड द बॉडी।
फंजाई ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करती है आउटसाइड द बॉडी, इसलिए ये डिकम्पोजर की तरह एक्ट करती है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरी कैटेगरी है पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गन से न्यूट्रिशन लेते हैं, और जब ये लिविंग ऑर्गन से न्यूट्रिशन लेते हैं तो लिविंग ऑर्गन की बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है हुस्टोरिया। तो ये हुस्टोरिया की हेल्प से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करती है, जैसे जब फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है तो इसे बोलते हैं लाइकेन, और जब फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है तो इसे बोलते हैं माइकोराइजा। लाइकेन माइकोराइजा के बाद में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। फंजाई की बॉडी की बात करें तो फंजाई की बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट। काफ़ी सारे फंगल फिलामेंट का एक गुच्छा होता है जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं। खास बात, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, लेकिन आपको बता दूं एक्सेप्शनली क्लास ओमाइसीटीज के जितने मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो आपसे पूछा जाए सिंपल लाइन में कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, एक लाइन में जवाब है काइटिन की, लेकिन क्लास ओमाइसीटीज के मेंबर में एक्सेप्शनली सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। आपको क्लास ओमाइसीटीज के एक मेंबर का नाम बता दूं, एल्बुगो। एल्बुगो की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनका स्टोर फूड ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। ये माइसीलियल फॉर्म में होता है। माइसीलियल फॉर्म मतलब फिलामेंटस फॉर्म। जब फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो हर फिलामेंट एक नया माइसीलियम जनरेट कर लेता है। दूसरा प्रोसेस है बाइनरी फिजन और बडिंग। बाइनरी फिजन और बडिंग नॉन माइसीलियल फॉर्म में होता है। नॉन माइसीलियल फॉर्म मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म। आर.एच. विटेकर ने किंगडम फंजाई में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम को रखा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम के अंदर बाइनरी फिजन और बडिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक एग्जांपल आपके सामने है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, और आपको बता दूं यीस्ट के अंदर बडिंग और बाइनरी फिजन दोनों प्रोसेस होते हैं। एक बात और बता दूं, यीस्ट के बडिंग प्रोसेस में एमाइटोसिस होता है। बाकी सब जगह तो मियोसिस माइटोसिस होगा, लेकिन जिन यीस्ट में बडिंग होगी, सारी यीस्ट में बडिंग नहीं होती है, जिन यीस्ट में बडिंग होती है उनमें बडिंग के दरमियान एक्सेप्शनली एमाइटोसिस होता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर। स्पोर में दो कैटेगरी है, एक स्पोरेंजियोस्पोर है, दूसरा कोनिडिया है। स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजिनस फॉर्म होते हैं। एंडोजिनस मतलब बॉडी के अंदर। ये दो टाइप के हैं, जूस्पोर जो मोटाइल होते हैं, दूसरा एप्लेनोस्पोर जो इमोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजेनसली होता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नॉर्मली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज आती है गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन की। आपको बता दूं फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। इट मींस फंजाई की जैसे जैसे आप प्रिमिटिव क्लास से एडवांस क्लास की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगी सिवाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि फंजाई की प्रिमिटिव क्लास में एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एडवांस क्लास में प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसलिए फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, जो कि बहुत मिनिमम फंजाई के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द फंजाई जितनी भी हैं उनके अंदर अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना हो तो हमारे सामने 3 स्टेप आते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमारे पास में 2 प्रोसेस है, या तो गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत कम मेंबर ऑफ फंजाई में होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ फंजाई में अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होगा। माइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही किसी फंजाई की लाइफ में प्लाज्मोगेमी हुई इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू, और जैसे ही उसके अंदर मियोसिस हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। तो आज से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने के लिए हम प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के बारे में बात करें। आइए एक छोटा सा डमी प्रोसेस मैंने आपके सामने रखा है जिससे हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए, जैसे ही 2 सेल एक दूसरे के आमने सामने आती, आपको बता दूं फंजाई में हम गैमेट वर्ड यूज नहीं के बराबर करते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं सेल। जैसे ही 2 सेल एक दूसरे के आमने सामने आती है इनके बीच की वॉल डिसॉल्व होती है, और जैसे ही बीच की वॉल डिसॉल्व हुई पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ जिसका नाम है प्लाज्मोगेमी, और इस प्लाज्मोगेमी से बनेगा डाइकैरियोन। डाई का मतलब 2, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं तो उसे बोलते हैं डाइकैरियोन।
अब इस डाइक्यूरियन में होती है कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गेमी का मतलब फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन। डाइक्यूरियन में दो न्यूक्लियस है, दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों के दोनों न्यूक्लियस में होगा फ्यूजन, इसे बोलते हैं कैरियोगेमी। और इस कैरियोगेमी से बनता है सिन कैरियन। सिन का मतलब फ्यूज, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन। n+n मिलकर के हो जाते हैं 2n। इसे हम प्यार से जाइगोट या डिप्लॉइड न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। अब इस सिन कैरियन के अंदर होगा मियोसिस। जैसे ही मियोसिस हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। मैंने आपको बताया फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने के लिए हम सबसे पहला प्रोसेस देखेंगे प्लाज्मोगेमी और आखिरी में देखेंगे मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होता है 4 स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होकर के वापस सेल बनाते हैं। तो इस तरह से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए 3 स्टेप का होना जरूरी है। प्लाज्मोगेमी जिससे डाइक्यूरियन बनेगा, कैरियोगेमी जिससे सिन कैरियन बनेगा, और मियोसिस जिससे स्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट होकर के वापस बॉडी बनाएंगे। फंजाई को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है 2 मेन कैरेक्टर के बेसिस पर। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। इस ब्याह पर हमने फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडोमाइसेटीज और डिट्रोमाइसेटीज। अब इन 4 क्लासेस के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसेटीज की। फाइकोमाइसेटीज कहाँ पर मिलती है? हैबिटेट की बात करें तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिक पर मिलती है। फाइकोमाइसेटीज के कुछ मेंबर्स एक्वेटिक भी होते हैं, इसी वजह से फाइकोमाइसेटीज को प्यार से एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, कि इनका दूसरा नाम एल्गल फंजाई है। माइसिलियम एसेप्टेड एंड सिनोसेटिक होता है। एसेप्टेड मतलब बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, सिनोसेटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एक सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये सिनोसेटिक कंडीशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, मैंने बताया आपको दोनों स्पोरेंजियोस्पोर के टाइप है, दूसरा कोनिडिया से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान oospore और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक बात आपको बता दूं, oospore और जाइगोस्पोर बोथ आर नेम ऑफ जाइगोट, नॉट ए नेम ऑफ स्पोर। इस तरह से फंजाई में कुल मिलाकर के 4 स्ट्रक्चर ऐसी बनती है जिनके पीछे स्पोर लिखा है, लेकिन इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस तरह से फाइकोमाइसेटीज में oospore माइसेटीज में, जाइगोस्पोर जाइगोमाइसेटीज में जाइगोट के नाम होते हैं। स्पेशल पॉइंट की बात करें तो फाइकोमाइसेटीज के अंदर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उर्गेमी, तीनों टाइप से सिनगेमी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें, एल्बुगो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। मस्टर्ड क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर होता है। आपको बता दूं, एल्बुगो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट को नहीं छोड़ते, जैसे ही वो होस्ट को छोड़ेंगे वो मर जाएंगे। एल्बुगो ऑब्लिगेट पैरासाइट है मस्टर्ड पे, या यूं कहें क्रूसीफेरी फैमिली के ऊपर ये मिलते हैं। राइजोपस म्यूकर ब्रेड मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ने ही आयरलैंड के अंदर अकाल जैसे हालात पैदा कर दिए थे, इसलिए इस डिजीज को फेमाइन ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं। पाइथेमी स्पीशीज डंपिंग ऑफ डिजीज कॉज करती है टोबैगो एंड वेजिटेबल्स के अंदर। स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा करता है। इसमें जो बाजरे की बाली होती है वो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज को प्यार से सेक फंजाई बोलते हैं। सेक फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मेंबर रेयरली यूनिसेलर, मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलर होते हैं जैसे यीस्ट। आपको बता दूं, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि यीस्ट एक यूनिसेलर यूकैरियोट है, आर.एच. विटेकर ने इसे कहाँ रखा है, ऑप्शन में प्रोटिस्टा और फंजाई दोनों दे रखे हों, तो जवाब होगा फंजाई। यूनिसेलर यूकैरियोट होने के बावजूद विटेकर ने इन्हें फंजाई के अंदर रखा। ये सेप्रोफाइट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कॉपरोफिलस होते हैं। कॉपरोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर पर उगते हैं वो कॉपरोफिलस कहलाते हैं। माइसिलियम सेप्टेड एंड ब्रांच होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले करी, सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। फिर बोल रहा हूं, एस्कोस्पोर के पीछे स्पोर लगा है, लेकिन इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंडोजीनस फॉर्मेशन होता है एस्कोस्पोर का सेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं एस्कस। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यह है एस्कस। इस एस्कस के अंदर
एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंडोजिनसली। स्पेशल पॉइंट की बात करें तो जो SI सिंगुलर है, अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार। कुल मिलाकर के 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसेटीज में देखने को मिलती है। क्लस्ट्रोथीसियम पूरी तरह से क्लोज्ड होती है, दूसरी पेरिथीसियम फ्लास्क शेप होती है, और तीसरी एपोथीसियम डिस्क शेप होती है। इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोमाइसेटीज में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एस्कोमाइसेटीज का, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इससे एक एस्परजिलोसिस डिजीज भी होती है। इसके अलावा ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। स्टोर फूड जैसे ग्राउंडनट, कैशूनट के ऊपर एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। क्लीवसेप्स कॉजेज इर्गोट डिजीज एंड प्रोड्यूस LSD। LSD हेलोसिनेशन कॉज करता है। मोरेल्स एंड ट्रफेल्स इडेबल होता है, खाने के काम आता है। अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की। बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इन्हें प्यार से क्लब फंजाई बोलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये सॉइल में मिलते हैं, लॉग्स पर, ट्री स्टम्स और पैरासाइट के तौर पर मिलते हैं। तो ये ट्री स्टम्प और लॉग पर मिलते हैं। माइसीलियम की बात करें, ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इनमें नहीं बनते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फंजाई शो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। जैसे जैसे हम प्रिमिटिव क्लास से एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिडक्शन होता है। मतलब फंजाई की प्रिमिटिव क्लास में एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एडवांस क्लास में प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो फाइकोमाइसिटीज में हमने आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी तीनों देखी थी। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज फंजाई की सबसे डेवलप क्लास है। आप देखो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, यहां पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, वेजिटेटिव सेल्स के बीच में ही फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को हम सोमेटोगेमी बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स के बीच में फ्यूजन। खास बात यहां पर जो सोमेटोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी अकर्स बिटवीन 2 सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। तो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के फंगल फिलामेंट एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं और प्रोसेस को बनाते हैं। स्पेशल पॉइंट की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन एक्सोजीनसली होता है। एक्सोजीनस मींस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। ये देखिए इस टाइप का क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है, ये है बेसिडियम, और इस बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये आउटसाइड द बॉडी है। वहीं एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होता है, एंडोजिनसली। तो ये ध्यान रखना, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनता है, वहीं बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली बनता है। एग्जाम्पल की बात करें, एगेरिकस को प्यार से गिल फंजाई बोलते हैं, इडेबल होता है, खाने के काम आता है। अस्टिलांगो स्मट फंजाई बोलते हैं, ये वीट के अंदर स्मट डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से पक्सिनिया रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, ये वीट के अंदर रस्ट डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा इनके अदर एग्जाम्पल हैं ब्रैकेट फंजाई एंड पप बॉल्स। ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही नोन है। इनकी आज तक सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में पता ही नहीं है, या तो हमने डिस्कवर्ड नहीं किया है या इनमें होती नहीं है, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। बिकॉज परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और येट नॉट डिस्कवर्ड। हैबिटेट की बात करें तो डेड ऑर्निंग मैटर पे या पैरासाइट पर मिलती है। सबसे बड़ी खास बात, दे आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या आज तक डिस्कवर्ड नहीं है, इसी वजह से इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। स्पेशल पॉइंट की बात करें तो जैसे ही इनके मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड होता है, डिस्कवर्ड होते ही उन्हें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज के अंदर मूव कर दिया जाता है, शिफ्ट कर देते हैं। इनके कॉम्पल एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटॉन। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये नाम दिया था पास्चर ने। एग्जाम में पूछा जाए कि वायरस को पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा, तो इसका सही जवाब होगा
पास्चर। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एक बार ये किसी भी होस्ट सेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उसकी सारी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। उसके बाद ये होस्ट को किल कर देते हैं। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर सेल को ही इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि वायरस के पास में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक पर्टिकुलर सेल पे जाकर के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। इसलिए वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दे इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब ये सेल के बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये बात ध्यान देने वाली है, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी आइदर डीएनए और आरएनए। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दे तो वायरस में या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। कोई वायरस ऐसा नहीं है जिसमें आरएनए डीएनए दोनों हो, एक्सेप्शन को छोड़ दे तो। बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजुअली मिलता है। वायरस एनिमल्स के अंदर जो डिजीज कॉज करते हैं वो है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, एड्स एंड इन्फ्लुएंजा। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो इनके सिम्टम्स नजर आते हैं वो है मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वैन, क्लियरिंग, ड्रफनेट एंड सटन ग्रोथ। वायरॉइड एंड प्रियॉन्स के बारे में बात करें तो आपको बता दूं, वायरॉइड डिस्कवर्ड बाय टी.ए. डाइनर। खास बात, वायरॉइड आर स्मॉलर देन वायरस। वायरस से छोटे होते हैं। खास बात, वायरॉइड आर मेड अप ऑफ ओनली जेनेटिक मटेरियल, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आपको बता दूं, वायरॉइड के अंदर प्रोटीन कोट या प्रोटीन एब्सेंट होता है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो भी लो मोलिकुलर वेट वाला। इनसे एक डिजीज होती है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियॉन्स पिछले 2 सालों में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया। प्रियॉन से क्या होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। आपको बता दूं, प्रियॉन्स के अंदर डीएनए या आरएनए नहीं होता है। इस तरह से वायरस प्रोटीन और डीएनए आरएनए दोनों से मिलकर के बना होता है। वायरॉइड सिर्फ आरएनए का बना होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है। प्रियॉन्स सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें डीएनए आरएनए नहीं होता। इनसे जो डिजीज होती है वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसाइक्लोपैथी, जिसे हम BAC भी बोलते हैं। इसके अलावा मैड काउ डिजीज इन कैटल, क्रेचफेल्ड जैकोब इन ह्यूमन। मैड काउ डिजीज सिंपल नेम है बोविन स्पॉन्जीफाई एनसाइक्लोपैथी BACE का। क्रेचफेल्ड जैकोब CJD इन ह्यूमंस के अंदर कॉज होती है। अब बात करते हैं लाइकेन और माइक्रोराइजा की। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। थोड़ी देर पहले जब हमने फंजाई पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ फंजाई ऐसी हैं जो एल्गी के साथ एसोसिएशन दिखाती है। एल्गी फंजाई के इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन। इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इस एसोसिएशन में एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोन। ये फाइकोबायोन फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। इसी तरह से इस एसोसिएशन के फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोन, जो कि शेल्टर प्रोवाइड कराता है, मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एल्गी फंजाई को देती है फूड और फंजाई एल्गी को देता है शेल्टर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। खास बात, लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स पोल्यूशन। जहां पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन नहीं मिलेंगे। अगर किसी एरिया में लाइकेन नहीं है, इट मीन्स यहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यहां पर किसी ना किसी टाइप का पोल्यूशन है। दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स पोल्यूशन। इसी तरह से माइक्रोराइजा की बात करें, ये एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। फंजाई और रूट्स के हायर प्लांट के बीच में एसोसिएशन को बोलते हैं माइक्रोराइजा। ये एसोसिएशन माइक्रोराइजा 2 टाइप का होता है, एक्टोमाइक्रोराइजा एंड एंडोमाइक्रोराइजा। एक्टोमाइक्रोराइजा मिलता है रूट्स के अंदर पाइनस, फेगस, एवीज, ऑक, यूकलिप्टस, और वहीं एंडोमाइक्रोराइजा एसोसिएशन देखने को मिलता है ऑर्चिड की रूट्स के अंदर। अब बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। R.H. विटेकर का चौथा किंगडम। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा प्लांटी। प्लांटी के अंदर विटेकर ने 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। एल्गी जो होती है एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन दोनों होती है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैनाज एंड सब मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है।
ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल वॉल की। अगर कहीं सिंपल वे में भी कहा जाए कि एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है तो भी वो सही है, लेकिन एक ऑप्शन हो सेलुलोज प्लस पेक्टिन और एक ऑप्शन हो सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मेनान्स एंड सम मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मेनान्स एंड सम मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। थैलॉइड बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी वो बॉडी होती है जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। एल्गी में टिश्यू एब्सेंट होता है। आपको बता दूं प्लांट्स में टिश्यू का फॉर्मेशन ब्रायोफाइटा से शुरू हुआ। फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटो का मतलब लाइट, ऑटोट्रॉप मतलब अपना फूड प्रिपेयर करने वाले। ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सल पिगमेंट। जिसके पीछे भी एल्गी लगेगा उसमें क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन एसेंशियली मिलेगा। दे आर यूनिवर्सल पिगमेंट इन ऑल एल्गी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनिट के जरिए होता है। यहाँ भी मैं आपको फर्क बता दूं, जूस्पोर का फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में, वहीं एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनिट का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन से होता है। अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ओगोनियम। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस होते हैं। यूनिसेलुलर जैकेटेड मतलब इस टाइप से, इनके चारों तरफ किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। इसी तरह से कारा की बात करूं तो कारा में मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं न्यूक्यूल। कारा के सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं, कुछ इस टाइप से। ये चारों तरफ स्ट्राइल सेल्स की जैकेट होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो ये मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। तो कभी पूछा जाए एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर जैकेटलेस। कारा के सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। खास बात, एल्गी जाइगोटिक मियोसिस शो करती है। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब होता है जाइगोट में मियोसिस होगा। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो उसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। यही कारण है कि इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट मियोसिस से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में बात करें तो एल्गी तीनों टाइप की सिनगेमी शो करती है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सिन का मतलब फ्यूज, गेमी का मतलब गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन। इस पूरी दुनिया में सिनगेमी तीन टाइप की होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। तीनों में फर्क देखते हैं। आइसोगेमी में फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे, ये फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, पायरोगोयरा, क्लेडोफोरा, क्लेमेडोमोनास, डेबर्नियन। एनाइसोगेमी में फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट बड़ा और इमोटाइल, इट में बी मोटाइल। दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट। बेस्ट एग्जाम्पल है क्लेमेडोमोनास, ब्राउनी और यूडोराइन। उगेमी के अंदर भी एज यूजुअल मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट बड़ा और इमोटाइल होता है। इनकी खास बात ये होती है उगेमी के अंदर कि जो फ्यूजन होता है वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होता है, जबकि एनाइसोगेमी के अंदर फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी, बाहर होता है। मेल फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर आ जाते हैं, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं आउटसाइड द बॉडी, जबकि उगेमी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है सार्गसम, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, कारा, क्लेमेडोमोनास, कॉक्सीफेरा। इस तरह से अगर देखें तो पिछले 3-4 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी से नीट के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से आगे देखें तो क्लेमेडोमोनास एग्जिबिट द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला है, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव टाइप की सिनगेमी और सबसे एडवांस टाइप की सिनगेमी क्लेमेडोमोनास जीनस में नजर आ रही। आप देखें क्लेमेडोमोनास डेबर्नियन में आइसोगेमी, क्लेमेडोमोनास ब्राउनियन में एनाइसोगेमी और क्लेमेडोमोनास कॉक्सीफेरा के अंदर उगेमी। तो जब एक जीनस की अलग अलग स्पीशीज के अंदर तीनों टाइप की सिनगेमी है तो इसलिए हमने बोला क्लेमेडोमोनास एग्जिबिट कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर, पिगमेंट्स, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर फूड। अगर एग्जाम में इन तीनों क्राइटेरिया को प्रायोरिटी देनी हो तो प्रायोरिटी देने का भी आपको मैं बता दूं, पहली प्रायोरिटी पिगमेंट्स को, दूसरी सेल वॉल कंपोजिशन को और तीसरी स्टोर फूड हो। तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी यही रहेगा। अगर ऑप्शन में तीनों दे रखे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी पिगमेंट को, ये नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी
तो दूसरी प्रायोरिटी जाएगी सेल वॉल कंपोजिशन को, और ये भी नहीं है तो फिर हम स्टोर फूड को मार्क करेंगे। एल्गी की क्लासेस की बात करें तो एल्गी को मेजरली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को प्यार से ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी मौजूद होता है। स्टोर फूड स्टार्च, सेल वॉल सेल्लोस की बनी होती है। बेस्ट एग्जांपल है क्लेमाडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। इन्हें एडवांस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे एडवांस एल्गी है क्योंकि इनका पिगमेंट कंपोजिशन हायर प्लांट के जैसा है, इनका स्टोर फूड हायर प्लांट के जैसा है, इनकी सेल वॉल हायर प्लांट के जैसी है, इसलिए इन्हें एडवांस एल्गी के नाम से जानते हैं। दूसरा है फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इनमें पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन है। फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका ब्राउन कलर होता है। स्टोर फूड मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया होता है। सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जीन की बनी होती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। इन्हें लार्जेस्ट एल्गी के नाम से जानते हैं। ये सबसे लंबी एल्गी होती है, तकरीबन 100 मीटर से भी ज़्यादा इनकी लंबाई होती है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो है मैक्रोसिस्टस, 60 to 100 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। तीसरी क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में सारी की सारी रेड एल्गी को रखा गया। इनमें बेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन। फूड की बात करें तो वो है फ्लोरेडेन स्टार्च। आपको बता दूं फ्लोरेडेन स्टार्च ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से रिजेंबलेंस शो करता है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज पेक्टिन के साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर बेक केमिकल उनके अंदर मौजूद होता है। कॉमन एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। आपको बता दूं रेड एल्गी को डीपेस्ट एल्गी के नाम से जाना जाता है। ये डीपेस्ट एल्गी होती है, सबसे ज़्यादा गहराई में मिलती है। इस तरह से देखा जाए तो एल्गी की 3 मेजर क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इन तीनों की एक छोटी सी डिटेल मैंने आपको दी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। आपको बता दूं ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। जीवन अभी तक पानी में था, जीवन पहली बार निकलकर जमीन पर आया ब्रायोफाइट के फॉर्म में। इसके पहले हमने पढ़ी थी एल्गी, कंप्लीट एक्वेटिक थी। जीवन पहली बार निकलकर क्या आया जमीन पर ब्रायोफाइट की फॉर्म में, इसलिए ब्रायोफाइट को फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट, और ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइटा का ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से ही हुआ है। काफ़ी सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि इनका एक्वेटिक ओरिजिन है। सबसे बेस्ट तो एक्सप्लेनेशन इस बात का ये है कि मेल गैमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाता है। इसका मतलब ये एक्वेटिक प्लांट से ही ओरिजिनेटेड है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। आपको बता दूं प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल एक एक्वेटिक कैरेक्टर है जो कि ब्रायोफाइट में मिलता है। तीसरा सम स्पीशीज ऑफ ब्रायोफाइट कंप्लीटली एक्वेटिक है, आज भी पानी में ही मिलती है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि इनका ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से हुआ है। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। एम्फीबियंस एनिमल का टर्म है। एनिमल में एम्फीबियंस उन्हें कहा गया है जिन्हें सर्वाइव करने के लिए लैंड और वाटर दोनों चाहिए होता है। इसी तरह से ब्रायोफाइट रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन इनका मेल गैमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाता है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट शियोफाइट्स होते हैं। शियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं जहां पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, क्योंकि ब्रायोफाइट को मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर चाहिए। होते तो ये लैंड पर ही है, लेकिन इनको अपनी एक्टिविटी के लिए वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड है, इसलिए शियोफाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, ये मेन प्लांट बॉडी है। गैमेटोफाइट का ब्रेकअप बना है, गैमेटो का मतलब गैमेट, फाइट का मतलब प्लांट। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो कि गैमेट का प्रोडक्शन करती है, और गैमेट का प्रोडक्शन करने के लिए इनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया की शुरुआत ब्रायोफाइटा से होती है, इसलिए ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो इन तीनों में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, इसलिए इन तीनों को आर्किगोनेटी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। चारों तरफ स्ट्राइल सेल्स की जैकेट होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये मल्टीसेलुलर नेचर है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रेडियम में डेवलप होता है मेल
एंथ्रोजोइड। ब्रायोफाइटा में जो एंथ्रोजोइड होता है ये कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है। वहीं आर्की गुना के अंदर डेवलप होता है एग। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहलाता है, फ्यूजन से बनता है जाइगोट। आपको बता दूं मेल गैमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाता है और मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। आपको बता दूं जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। जाइगोट में माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो। तो सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ब्रायोफाइटा में हुआ क्योंकि यहाँ पर जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होकर के माइटोसिस हो रहा है और जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो में से डेवलप होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को स्पोरो का मतलब स्पोर, फाइट का मतलब प्लांट। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में होती है स्पोर मदर सेल। इन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस और जैसे ही स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ब्रायोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है तो स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाता है। ऐसा लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में होता है जिसमें एक स्पोर जर्मिनेट होकर के सीधा गैमेटोफाइट बनाता है, जबकि मॉस के अंदर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में स्पोर सीधा गैमेटोफाइट नहीं बना करके एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है जिसका नाम है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर डेवलप होती है बड और ये बड जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाती है। ब्रायोफाइटा की तीन क्लासेस है, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस। इन तीन क्लासेस में दो टाइप का जर्मिनेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जर्मिनेशन लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में होता है जिसमें स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाएगा, जबकि मॉस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। स्पोर से प्रोटोनीमा बनता है, प्रोटोनीमा पर बर्ड लगती है और बर्ड जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनता है। सर्वाइवल के लिए डायरेक्ट जर्मिनेशन और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में से अच्छा माना गया है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन को क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ गैमेटोफाइट ज्यादा बनते हैं। ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल की सबसे बड़ी खास बात है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। दिस इज ए यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक एकमात्र ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिनमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, बाकी कहीं भी आपको स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं मिलेगा। ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। इन तीनों क्लासेस के बारे में बात करें तो पहली क्लास का नाम है लिवरवर्ट। लिवरवर्ट के अंदर गैमेटोफाइट थैलॉइड होता है, हॉर्नवर्ट में भी थैलॉइड होता है, लेकिन मॉस के अंदर लीफी गैमेटोफाइट होता है। इसी वजह से पूरे प्लांट किंगडम में सबसे डेवलप गैमेटोफाइट अगर किसी का माना गया है तो वो है मॉस, क्योंकि उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन भी करते हैं। राइजोइड्स की बात करें तो लिवरवर्ट में यूनिसेलुलर अनब्रांच, एज यूजुअल हॉर्नवर्ट में भी यूनिसेलुलर अनब्रांच, लेकिन मॉस के अंदर ये मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच होते हैं। जब मॉस के अंदर मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स होते हैं तो खास बात इनके राइजोइड्स के अंदर ऑब्लिक सेप्टा मौजूद होता है। ये खास बात होती है, ऑब्लिक सेप्टा। स्पोरोफाइट की बात करें तो लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल का बना होता है, कंप्लीटली डिपेंड गैमेटोफाइट पर। हॉर्नवर्ट कैप्सूल और फूड का बना होता है, ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है। पार्शियली डिपेंडेंट मींस हॉर्नवर्ट का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ये गैमेटोफाइट पर सिर्फ हैबिटेट और वाटर के लिए डिपेंडेंसी रखता है। मॉस का स्पोरोफाइट भी कैप्सूल, फूड और सीटा का बना होता है, ये भी पार्शियली डिपेंडेंट होता है। ये भी हॉर्नवर्ट के जैसे अपना खाना खुद बनाता है, सिर्फ वाटर और हैबिटेट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंसी रखता है। स्पोर का डिस्पर्सल लिवरवर्ट में इलेटर से होता है, ये ट्रू इलेटर्स होते हैं। हॉर्नवर्ट में सूडो इलेटर से होता है, जबकि मॉस में पेरिस्टोमिल टीथ होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो लिवरवर्ट के अंदर रिक्सिया, मार्केंशिया। आपको ये भी बता दूं मार्केंशिया के अंदर एक स्पेशल टाइप की एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलप होती हैं जिन्हें बोलते हैं गेमी। ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। हॉर्नवर्ट का एग्जांपल है एंथोसेरोस और मॉसेस के एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं। उनमें से एक
मात्र टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोला गया। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मतलब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू मौजूद हो। देखो, क्रिप्टोगेम्स में 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इन तीनों को मिला के क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। इनमें से सिर्फ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट, इनमें से वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मतलब क्रिप्टोगेम्स में 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इनमें से वेस्कुलर टिश्यू सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट में होते हैं, इसलिए टेरिडोफाइट को प्यार से वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। वेस्कुलर टिश्यू पहली बार टेरिडोफाइटा में नजर आए। टेरिडोफाइट को फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट लैंड प्लांट थे, ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों है? क्योंकि इनके पास में रूट और वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं। ब्रायोफाइट सिर्फ लैंड प्लांट थे, उनके पास ना तो रूट थी ना वेस्कुलर टिश्यू थे। टेरिडोफाइट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, इनके पास में रूट और वेस्कुलर टिश्यू मौजूद है। इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर के आप ग्रो कराएं, ये ग्रो करेंगे, क्योंकि रूट है, प्लांट को मेक करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, उन्हें सीधा खड़ा रखेगी, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करेगी। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि रेस्पेक्टिवली वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं। लेकिन वेस्कुलर टिश्यू पहली बार बने, इसलिए फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स और जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है। इस तरह से ब्रायोफाइट के रेस्पेक्ट में टेरिडोफाइट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, बट दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट सिर्फ लैंड प्लांट है, टेरिडोफाइट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है क्योंकि इनके पास रूट और वेस्कुलर टिश्यू है, लेकिन ये कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाता है, तो नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। तो बताओ, कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट हम किसे कहेंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि उनके पास में रूट और वेस्कुलर टिश्यू है और मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे भी जाएगा? पानी में तैर के नहीं जाएगा। कहां पर मिलते हैं ये? कूल, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलते हैं। प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिफरेंशिएट टू रूट, स्टेम एंड लीफ। आपको बता दूं, टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और पहली बार बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड हुई टेरिडोफाइटा में। आज के पहले बॉडी थैलोइड थी। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, बट सम टेरिडोफाइट्स एक्सेप्शनली हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सिलेजेनेला और साल्विनिया। ये टेरिडोफाइट है लेकिन एक्सेप्शनली हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होती है लीफ, इस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। आपको बता दूं, स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजिया को बियर करती है। तो इन पर स्पोरेंजिया लगती है एबैक्सियल सरफेस पर। जैसे ही स्पोरेंजिया लगती है, स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होती है स्पोर मदर सेल। इन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं स्पोर। जैसे ही स्पोर मैच्योर होते हैं, स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है। अगर स्पोर उड़ता हुआ हार्ड सरफेस पर गिरा तो डिस्ट्रॉय, और मॉइस्ट सॉइल पर गिरा तो ये जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर बनाएगा गैमेटोफाइट। आपको बता दूं, टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट को प्रोथेलस के नाम से जानते हैं। ये गैमेटोफाइट वो बॉडी है जो गैमेट प्रोड्यूस करती है, और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में डेवलप होता है मेल गैमेट जिसे बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। ब्रायोफाइटा का एंथ्रोजॉइड कोमा शेप बाइफ्लेजिलेटेड था, टेरिडोफाइटा का एंथ्रोजॉइड स्पाइरल और मल्टीफ्लेजिलेटेड होता है, इस टाइप से। आर्किगोनियम में डेवलप होगा एग। मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा। जब मेल गैमेट मोटाइल और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाए तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ज़ूडोगैमी। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट में माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर बनाएगा स्पोरोफाइट। यह है टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इस पर डेवलप हुई स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बने स्पोर। आपको बता दूं, स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पोर जर्मिनेट होकर बनाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो बॉडी है जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम में डेवलप होता है एंथ्रोजॉइड जो कि मेल गैमेट होता है। आर्किगोनिया के अंदर एग। मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट।
टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल की सबसे बड़ी खास बात होती है कि टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। इसलिए पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों अलग अलग होती है। इनका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहली क्लास का नाम है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा के अंदर हमने साइलोटम को रखा है। साइलोटम को हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के अंदर सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं। सिलेजिनेला का डायग्राम आपके सामने। तीसरी क्लास का नाम है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम है, ये इक्विसिटम का डायग्राम आपके सामने है। इक्विसिटम में आप देखेंगे तो आपको स्ट्रोबुलस मिलेगा। इनका जो स्टेम होता है नोड इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है और इनमें राइजोम भी प्रेजेंट है। इसी तरह से चौथी क्लास है टेरोप्सिडा। इसमें डायप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम और साल्विनिया आते हैं। ये साल्विनिया का डायग्राम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, साल्विनिया एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। ये हेट्रोस्पोरन फर्न भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मीन्स कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो प्लांट 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। इन टेरिडोफाइटा में जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। और खास बात, ये फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। कुछ टाइम के लिए ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रहते। अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंट पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रह जाता तो यहीं पर सीड बन जाता, लेकिन कुछ टाइम के बाद पेरेंट स्पोरोफाइट से ये फीमेल गैमेटोफाइट अलग हो जाता है। इसलिए इस इवेंट को बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के बनने के पहले की स्टेज है। इसलिए आपसे कभी पूछा जाए ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में भी, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। एस्टेब्लिश ऑफ सीड हैबिट ये कहां पर नजर आई? जिम्नोस्पर्म में। बनने की शुरुआत हुई यहां पर, लेकिन बीज बना कहां पर, सीड बना कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। इन दीज टेरिडोफाइट, कौन से? वो जो 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमेटोफाइट आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो वो स्पोरोफाइट में है और कुछ टाइम के लिए बाहर है। इसलिए पूरी तरह से ना तो ये इंडिपेंडेंट है ना पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाते, जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट डेवलप होते हैं। इसलिए इनके गैमेटोफाइट को प्रोथेलस नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, प्रोथेलस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को ही कहा गया है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथेलस नहीं कहते, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। किसके कंपैरिजन में? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में। इसलिए प्रोथेलस टर्म सिर्फ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट के लिए यूज किया जाता है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट के लिए नहीं। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड, जिनमें सीड नेकेड होता है। सीड के चारों तरफ किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले या बाद में किसी तरह की कोई ओवरी वॉल नहीं होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ओव्यूल आगे चल के कन्वर्ट होगा सीड में और ओवरी आगे चल करके कन्वर्ट होती है फ्रूट में। जब इनके चारों तरफ किसी तरह की ओवरी वॉल नहीं होती तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होता। इसलिए जो सीड होता है ये नेकेड होता है। रूट्स ऑफ सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन। बेस्ट एग्जांपल है पाइनस। ये एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। थोड़ी देर पहले हमने माइकोराइजा पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था रूट्स ऑफ पाइनस, एवीज, ओक, यूकलिप्टस फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं और ये कहलाता है माइकोराइजा। साइकस की कोरलॉइड रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली ज़ीरोफाइट। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरस, मतलब 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा के जैसे जिम्नोस्पर्म का मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता।
ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होती है। टेरिडोफाइटा इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, इसलिए गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। इसी तरह जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा के जैसे इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, वो स्पोरेंजिया के अंदर मिलेगा, इनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। आपको बता दूं, लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। दो टाइप के प्लांट होते हैं। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दो टाइप के, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। एक्सेप्शनली कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। बेस्ट एग्जांपल साइकस। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इस पर डेवलप होता है मेल कोन। इस मेल कोन किससे मिलकर बनता है? माइक्रोस्पोरोफिल से। माइक्रोस्पोरोफिल पर लगती है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होती है, जिनमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से दूसरा प्लांट स्पोरोफाइट, इस पर डेवलप होता है फीमेल कोन। फीमेल कोन किससे मिलकर के बनेगा? मेगास्पोरोफिल पे। मेगास्पोरोफिल्स पर क्या लगेगी? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, या इसे ओव्यूल भी बोलते हैं। इनमें मौजूद होती है मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनते हैं मेगास्पोर। अब देखें, माइक्रोस्पोर बन गया था, इस माइक्रोस्पोर को होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस होता है, इसे पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, और इससे डेवलप होता है मेल गैमेट। सिमिलरली मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, ये हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में भी बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड है और बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है, वहीं एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट पे डेवलप होती है आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में डेवलप होता है मेल गैमेट। अब देखो, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस से, एक तो जूडियो साइफिनोगेमी। जूडियो का मतलब मोटाइल, साइफन का मतलब ट्यूब। कुछ डिस्टेंस अगर ट्रेवल की जाए ट्यूब से और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की जाए तैर के, तो इसे बोलते हैं जूडियो साइफिनोगेमी। साइफिनोगेमी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक सीधा ट्यूब से ही पहुंचता है। तो आपको बता दूं, लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर तो जूडियो साइफिनोगेमी होती है और हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर साइफिनोगेमी होती है। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट में होगा माइटोसिस, माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और सीड से स्पोरोफाइट। अगर आप गौर करेंगे तो आपको बता दूं, ये लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म डिप्लॉन्टिक टाइप का कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है और पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट पर। इस तरह से अगर आप पूरा व्यू देखें तो स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, देन उसके बाद में माइक्रोस्पोर, जाइगोट, देन उसके बाद में एम्ब्रियो, सीड, स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। हैप्लॉइड फेज काफ़ी कम टाइम के लिए है, रिड्यूस्ड है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड फेज होती है। पूरे लाइफ साइकिल में ज़्यादा टाइम डिप्लॉइड फेज का है, हैप्लॉइड का कम है, इसीलिए लाइफ साइकिल का टाइप डिप्लॉन्टिक होता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020।